जैसा कि यहाँ पर आप सभी को पता है, हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, एएलपी, आरआरबी जेई, आप आरपीएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज तक अभी तक जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जो भी जीके के प्रश्न हो चाहे जीएस के प्रश्न हो, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक जो है हम लोग क्लासें लगभग यहाँ पर क्लास 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के देखिए सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी, ठीक है, कहाँ अर्थात कहाँ का लोकप्रिय है, ठीक है। जो कजरी है प्रसिद्ध लोकगीत, ये कहाँ का लोकप्रिय गीत है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके सामने 4 राज्य दे रखे हैं, इनमें से कौन से राज्य में जो है कजरी फेमस है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय गीत है, बताइएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर छत्तीसगढ़, हरियाणा, बताइएगा। इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा। और सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार लाइक कर दें ताकि यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके। काफ़ी क्लास में महत्वपूर्ण यहाँ पर काफ़ी समय लगता है और आप लोगों का यहाँ पर प्लीज़ सपोर्ट चाहिए है। चैनल पर जितने लोग पहली बार आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली क्लासें आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध जो लोकगीत कजरी है वो कहाँ का है लोकप्रिय, वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है, कजरी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चौलर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बिरहा होता है और चैता होता है, ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ होते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय गीत। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की पूछ लें तो मध्य प्रदेश में क्या होगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा पंडवानी गीत, ठीक है, पंडवानी गीत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, भोजली जसगीत, ठीक है, क्या हो जाएगा, भोजली और जसगीत। इसके बाद हरियाणा का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेम गीत, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेम गीत रागनी जिसको कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। आप चलेंगे आगे, देखिएगा इसका ये डिटेल सोल्यूशन। आपको अगर पीडीएफ चाहते हैं हमारे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप सभी के साथ जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, सभी ग्रुप में, और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके स्टडी करते रहिएगा। आ चुका है अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए आपसे पूछा है किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, प्रकाशिक द्रव्यमान, प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक आयतन, प्रकाशिक भ्रम। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो प्रकाशिक घनत्व का तात्पर्य क्या होता है, समझिएगा। प्रकाशिक घनत्व का तात्पर्य होता है कि जिसमें कोई वस्तु कितनी रोशनी का जो है अवशोषण करती है, ठीक है। तो किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, प्रकाशिक घनत्व में, ठीक है, और उसी वस्तु के माध्यम से कितनी रोशनी जो है गुजरती है। तो ये इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। आपसे ये पूछा गया है कि पूंजी के जो नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के लिए क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं। अवमूल्यन कहते हैं, घाटा कहते हैं, नया निवेश कहते हैं, या फिर कर्ज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यदि किसी मुद्रा का विनिमय जो है, विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं, अवमूल्यन। और यह अवमूल्यन जो है परिस्थितियों के अनुसार क्या सरकार स्वयं करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट अवमूल्यन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग जाना जाता है। आपसे पूछा गया है कि कुल स्थिर लागत जो है और कुल परिवर्तनीय लागत का योग जाना जाता है, क्या है? कुल व्यय है, कुल लागत है, कुल राजस्व है, कुल उत्पाद है। तो इसका सही आंसर बताइएगा जल्दी से कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग जो है उसे क्या कहते हैं? तो भाई कुल लागत बराबर क्या होता है, समझिएगा। कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनीय लागत, इसको क्या कहेंगे, कुल लागत, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, बताइएगा। चारों में से सही आंसर बताना है। बोलोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, क्रोनोमीटर, कार्डियोग्राफ। चार ऑप्शन में से सही बताना है, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। बोलोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, क्रोनोमीटर, कार्डियोग्राफ। बताइएगा चारों में से सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूछा क्या गया है। आपसे पूछा है कि पौधों की जो वृद्धि मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पौधों को देखिए यहाँ पर जो वृद्धि को मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। और अगर हम इसके आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार हो गया था 1928 में, ठीक है। और किसने किया था, तो भारतीय जगदीश चंद्र बोस। आपने जगदीश चंद्र बोस का खूब अच्छी तरह से नाम सुना भी होगा, जगदीश जगदीश चंद्र बोस। बोस के नाम से भी सॉरी, यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस इनको कहते थे और इनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर इतना समझ लिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रेस्कोग्राफ। समझ चुके हैं। अब जो है हम चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा बोलोमीटर, ठीक है। बोलोमीटर का हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, तो इसका हम प्रयोग विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए करते हैं। किसमें, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण इसमें मापने के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर का हम उपयोग किस में करते हैं, ऑप्शन सी बताइएगा, क्रोनोमीटर। तो इसका हम प्रयोग करते हैं जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए। जलयान जो होते हैं इनमें हम लोग सही समय का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, क्रोनोमीटर के द्वारा जो है जलयानों में सही समय का पता लगाते हैं, तो क्रोनोमीटर द्वारा, ठीक है। आ गया है कार्डियोग्राफ। आपको कार्डियोग्राफ का अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। कार्डियोग्राफ क्या होता है, तो भाई इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि हृदय की गति जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्डियोग्राफ की, ठीक है। आपका भाई हार्ट यहाँ पर की जो गति है, देखिए यहाँ पर आपके हृदय की जो गति है वो किससे मापेंगे, कार्डियोग्राफ से। तो भाई अगर किसी को किसी से लव हो और अपना कार्डियोग्राफ से एक बार चेक करके देखना कि क्या ये सही मापता है, ठीक है। तो किससे मापेंगे, कार्डियोग्राफ से। चलिए इसका आप लोगों ने समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग किले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। आपसे और पूछा गया है कि इसमें जो 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था, पहला दे रखा है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी दे रखा है बोकारो इस्पात संयंत्र, तीसरा दे रखा है भिलाई इस्पात संयंत्र, चौथा दे रखा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है।
अब आपसे ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो है रूसी सहयोग से और इसमें 1959 में उत्पादन जो है शुरू हुआ, वो कौन सा इस्पात संयंत्र है, ठीक है, बताना है। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र की, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो था उसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में, ध्यान रखना है। अगर भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात करें तो 1955 में हुई। किसके सहयोग से हुई, तो रूस, ठीक है, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। और इस संयंत्र का जो उत्पादन फरवरी 1959, ध्यान रखना है, कब हुआ, फरवरी 1959 में उत्पादन जो है शुरू हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना है। अब देखिएगा, आगे देख लीजिएगा, अगर हम इस्पात संयंत्र और इसकी बात करें तो राउरकेला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राउरकेला कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, उड़ीसा, ठीक है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से इसका जो है स्थापना हुई। और यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई, ठीक है। इसके बाद बोकारो आपसे अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, बोकारो, तो इसका जो है स्थापना किस राज्य में स्थापित है, तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड। कहाँ है, झारखंड, ठीक है। अगर बात की जाए किसके सहयोग से हुआ, देखिए बोकारो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। और किस देश की सहायता से, तो रूस की सहायता से इसका जो है सहायक देश है, रूस की सहायता से इसको लगाया गया। इसके बाद स्थापना कब हुई, तो 1964 में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आप चलते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है। अगर हम दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात कर लें अ, इसका सहायक देश, किस सहायक मतलब किसने जो है इसको लगवाया था, किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से इसको लगवाया गया। और सबसे बड़ी बात 1956 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में, ध्यान रखना है। तो आप सभी ने इसका देख लिया सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका डिटेल रहा, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई। आपसे ये पूछा गया है इनमें से जो है किसकी स्थापना जो है लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर जो है इनमें से किसकी स्थापना की गई, विश्व बैंक की गई या फिर संयुक्त राष्ट्र की। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्या, संयुक्त राष्ट्र। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद वर्ष जो है 1919 में वार्साय की संधि के तहत की गई, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की जो है स्थापना। और इसके बाद बात करें अगर हम कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए इसके स्थान पर जो है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। और ये कब किया गया, तो 1945 में जो है किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका सही आंसर लैक्टिक एसिड क्या है, आपको बताना है। लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन वाला अणु, 1 कार्बन वाला अणु, 2 कार्बन वाला अणु या फिर 4 कार्बन वाला अणु।
तो आपको लैक्टिक एसिड बताना है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? C3H6O3, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, अणसूत्र। और इसकी खोज कब हुई थी? तो देखिए 1780 में। 1780 में जो है सर्वप्रथम जो है स्वीडन के रासायनिक वैज्ञानिक जो है कौन कार्ल विलहेम विलहेल्म सीले, ठीक है, 1780 में की थी। और इसका अणुसूत्र मैंने बता दिया, C3H6O3 है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, अर्जुन देव, चरण सिंह, मनोज कुमार। चारों में से सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, वर्गीज कुरियन, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 26 नवंबर, इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 2021 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो केरल में, केरल के कोझिकोड, ठीक है। केरल के कोझिकोड में जो है इनका जन्म हुआ। वर्गीज कुरियन का, इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दुग्ध पर जो है सबसे ज़्यादा काम किया। और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्हें रैमन मैग्सेस पद्म विभूषण से आदि पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है, इनमें से देखिए इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? फ्रांसिस बुकानन ने, सर विलियम जोन्स ने, विलियम बेटिंग ने, या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने? तो आपको बताना है कि किस चिकित्सक ने जो है भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया। किसने? देखिए ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, फ्रांसिस बुकानन, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक हैं, सॉरी चिकित्सक थे, ठीक है। क्या थे? चिकित्सक थे। और वह बंगाल से चिकित्सक सेवा में वर्ष 1794, तो कब आए? वर्ष 1794 से 1815 तक जो है कार्यरत रहे। और कुछ वक्त बाद वह लॉर्ड बेले जी का शल्य चिकित्सक भी थे। बंगाल सरकार से अनुरोध पर उसने ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया के अधीन भारतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण भी किया। अब चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित
करने के लिए GATT की स्थापना की गई। GATT का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, बताइएगा। GATT का पूर्ण रूप क्या है? 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई। GATT का पूर्ण रूप क्या है? आपसे पूछा गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनरल एग्रीगेट ऑन ट्रैफिक टेरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यह 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ। इसके बाद यह महत्वपूर्ण विनियमों को संरक्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने, कोटा टैरिफ सब्सिडी को कम करने के लिए एक कानूनी समझौता था। 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को GATT का अस्तित्व समाप्त कर 1 जनवरी 1996 ईस्वी को इसका विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। अब जो है आ चुका है अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, एलन ग्रीनस्पैन, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, इन चारों में से सही आंसर आपको बताना है। चलिए बताइएगा जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? तो वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। ठीक, कौन है? एडम स्मिथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके लेखक हैं। और सन 1700 जो है कब प्रकाशित यह पुस्तक जो है, कब प्रकाशित हुई? तो सन 1776 में। सन 1776 में यह प्रकाशित हुई पुस्तक। और इसको जो है किसी राष्ट्र को कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सकता है, तो इस पर जो है विशेषता। अब जो है यहाँ पर देखिएगा कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक जो है दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कार्ल मार्क्स जो है की पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है आ सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑन लिबर्टी, एलन ग्रीनस्पैन एज ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनोरा का किला कहाँ स्थित है? आपसे देखिए पूछा है मनोरा का किला कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइएगा मनोरा का किला जो है कहाँ स्थित है? तो मनोरा का किला जो है वो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, मनोरा का किला दक्षिण भारतीय राज्य जो है साउथ में, तो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में जो है तंजावुर जिले में 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है,
तो इस ऐतिहासिक किले का जो है निर्माण किसने कराया, तो सरफरोजी द्वितीय ने, ठीक है। किसने, तमिलनाडु में जो स्थित है उसमें यहाँ पर किसने निर्माण कराया, सरफरोजी। और कब कराया, तो 1814 से 1815 के बीच। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं बॉक्साइट से संबंधित। मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। आपको बताना है चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है आपको बताना है। देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है, किसका, एल्युमिनियम का। और वर्ष 2018-2019 के अनुसार भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है उड़ीसा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। यहाँ कितना होता है, तो 65.07%, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है, तो उड़ीसा में 65.07%। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पौधे के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। पौधे के बीज में जो है भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, परागण कहते हैं, परागण कहते हैं, पास्पोषण कहते हैं। बताइएगा। तो ऑप्शन पहला सही होगा अंकुरण, ठीक है। तो अंकुरण बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी बीज के नए पौधे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। और इसके लिए बीज को तीन मूलभूत घटकों की आवश्यकता होती है। पहला जल की होती है, दूसरा वायु की होती है, तीसरा उचित तापमान की। तो इनका ध्यान रखना है, ठीक है। मूलभूत तीन घटकों की आवश्यकता होती है, वो कौन सी, धूप, वायु, उचित तापमान। अगला क्वेश्चन साथ में आ चुका है, बताइएगा। 2019 में जलवायु संबंधी कार्रवाई और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां AU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। नेपाल, भूटान, चीन, भारत। बताइएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा नेपाल, ठीक है। नेपाल बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब जो है आप सभी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है और पूछा है, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। सार्वजनिक उत्पादन, आवंटन कार्य, सार्वजनिक व्यवस्था, स्थिरीकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो सार्वजनिक वस्तुओं को
किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, जब लोगों के यहाँ पर वित्त पोषित किया जाता है तो सार्वजनिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त करा दिया जाता है और यह व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक प्रोविजन कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने जो है पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? पहला मौलाना अशरफ अली थानवी, दूसरा मोहम्मद इकबाल, तीसरा खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो पाकिस्तान की गठन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के गठन की मांग का सदैव विरोध किया। विदित है कि खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान जो है राजनेता थे। ठीक है, महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बाचा खान और बादशाह खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की। आपसे पूछ लिया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की जो है शुरुआत की, तो आपसे ये पूछा जाएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और कब की? तो 1929 में की। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन और रीजनिंग से आपसे पूछा है, लेकिन सिंपल है क्वेश्चन। हरियाणा चंडीगढ़ से संबंधित हो, पंजाब किससे होगा? तो भाई पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ होगी। ठीक है, ये नहीं होगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? तारापुर, कुडनकुलम, कलपक्कम, नरौरा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। आपसे नवीनतम पूछा गया है, चलिए बताइएगा जल्दी से। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही रहने वाला है, कुडनकुलम। ठीक है, तो नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा है? कुडनकुलम। और यह कहाँ? तमिलनाडु के, देखिए कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। और इसका निर्माण वर्ष जो है कब है कुडनकुलम का? 2001 से 2002 में आरंभ हुआ और वर्ष जो है 2013 में, ध्यान रखना है, वर्ष 2013 में परिचालित हुआ और दिसंबर 2014 में इसका व्यापारिक परिचालन जो है शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, इस परियोजना में जो है 1000 मेगावाट जो है विद्युत क्षमता के 2 यूनिट हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? बताना है कि किस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो भारी थे, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। देखिए सिंपल सी बात है, पहली पीढ़ी ऐसी थी जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर थे और काफ़ी भारी थे। ठीक है, तो कंप्यूटर का चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री देखिएगा। पहली पीढ़ी की जो शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की वो 1940 से 1956 के बीच मध्य मानी जाती है। और पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे थे।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ठीक है, किसका? मैग्नेटिक ड्रम का। ये कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत जो है 1956 से 1963 के बीच हुई। 1956 से 1963, ठीक है, तक मानी जाती है। और दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 तक हुई। 1964 से 1971। और यह एकीकृत परिपथ पर आधारित थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखना है। अब जो है आप सभी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर बताना है। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? सन का, हूप वाइन का, जूट का, कपास का? बताना है इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूट। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूट। जूट जो है टिलिएसी कुल सदस्य है। ठीक है, इसका जन्म स्थान जो है क्या है? अफ्रीका व भारत है। अफ्रीका व भारत। और यह कपास के पश्चात प्रमुख रेशे वाली फसल है। इसकी खेती के लिए जो है उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इससे क्या क्या बनता है? तो मोटे कपड़े बनते हैं, देखिएगा, बैग बनता है और थैले बनते हैं, सजावटी सामान, कालीन, दरियाँ, पर्दे आदि बनाने में होता है। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब आ गया है अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो 143, 148, 149, 155 आपसे पूछा है राज्यपाल से की जो नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल से संबंधित जो है वो हो जाएगा 155। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 155 अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और इसके तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है नियुक्त करता है। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी के बीच बताना है। चार शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से तीन किसी समान है और एक असंगत है। आपसे देखिए रीजनिंग से पूछा है, योजना, परिकल्पना, स्कीम, निर्देश। ठीक है, और ये प्रश्न बार बार आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी सही होगा, निर्देश। ठीक है, योजना, परिकल्पना और स्कीम, योजना, परिकल्पना और स्कीम तीनों एक ही हैं, जबकि निर्देश अलग है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है यहाँ पर। सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? पर्यावरण, मानवाधिकार, लुप्त प्रजातियां, बच्चों के कुपोषण से? तो आपको बताना है क्या सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो जो ये संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, किसकी सुरक्षा पर? पर्यावरण की या फिर मानवाधिकार की? तो मानवाधिकार की सुरक्षा पर जो है केंद्रित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो 1961 में की गई।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, ठीक है। कहाँ है मुख्यालय? लंदन में है। देख सकते हैं, इसका डिटेल रहा, देख सकते हैं। और इसका देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। अब जो है हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे देखिए पूछा गया है, कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताना है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जो शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था। देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो था वो यहाँ पर कैसा था कि आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था, ठीक है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था। तो महात्मा गांधी अमेरिकी जो इनकी जीवनी लेखक हुई लुई फिशन ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। देखिए यहाँ पर चलिए इसका डिटेल दिखाते हैं। यहाँ से प्रश्न कहाँ से बन सकता है वो चीज़ देखिएगा। और यहाँ पर 1857 के विद्रोह के पश्चात पहली बार जो है असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्यय .com का अभिप्राय क्या है? आपसे देखिए, आप जब भी कोई चीज़ लिखते हैं gmail.com, ठीक है, इसके बाद लिख देते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं उसके बाद .com, तो आपसे ये पूछ लिया गया है कि जो वेब एड्रेस में हम लोग डोमेन इंडिकेटर प्रत्यय .com का अभिप्राय क्या है? कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कॉमन, कॉमर्शियल। तो इसका सही क्या आंसर होगा आपको बताना है। देखिए वेब एड्रेस में डोमेन प्रत्यय जो है .com का अर्थ कॉमर्शियल होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल। तो अन्य डोमेन प्रत्यय इस प्रकार से भी होते हैं जैसे .gov, .edu, .in, ठीक है, और .org। तो ये चीज़ हम लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कॉमर्शियल, ठीक है। तो .com का अर्थ कॉमर्शियल होता है, ठीक है। आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है किसने दिया था? आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो काटिएगा भाई, जयप्रकाश नारायण नहीं होंगे, ठीक है। और कौन होंगे? सरदार पटेल नहीं होंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी भी नहीं होंगी। लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, ठीक है। इनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। और ये जो जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे किस समय? 1965 में, सॉरी 1965। देखिए 1965 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जो है नारा दिया था और इस नारे से उन्होंने देश के जो जवानों का मनोबल बढ़ाया था, ठीक है, और देश में अन्न की कमी से उभरने के लिए किसानों को जो है प्रोत्साहित किया था। जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे से पूछा गया है, मनुष्य देखिएगा, मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? कार्बन डाइऑक्साइड का, हीमोग्लोबिन का, मेलानिन का, श्वेत रक्त कोशिकाओं का। तो आपसे पूछा है कि मनुष्यों में निम्न में से किसका जो है ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? ऑक्सीजन के प्रति। तो सही आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर के अंगों और कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन का तात्पर्य लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित प्रोटीन से है। शरीर के आयरन का लगभग 70% जो है भाग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक गतिविधियों में थकान, अक्षमता होती है, ठीक है, तथा शरीर जो है एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। और ये प्रश्न देखिएगा एनटीपीसी 2019 का है,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, सही आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। तो मनुष्यों में किसकी ऑक्सीजन का प्रति उत्तर उच्च संबंध होता है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का। अब आ चुका है अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा है कि WWW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, FTF, FTP, SMTP, TCP, IP, HTTP, बताइएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है, HTTP। ठीक है, तो WWW वर्ल्ड वेब वाइब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है HTTP के लिए किया जाता है। और चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, WWW के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। HTTP का प्रयोग वेब प्लांट और वेब सर्वर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। HTTP वेब पेज में जानकारी दिखाता है। HTTP का दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल, ठीक है, अनटचएबल, ठीक है, अनटचएबल किसके द्वारा लिखा गया था, R.K. नारायण के द्वारा, मुल्कराज आनंद के द्वारा, K.R. निवासन अयंगर के द्वारा, या फिर A.K. रामानुजम के द्वारा। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, अनटचेबल यहाँ पर मुल्कराज आनंद का उपन्यास है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें जो हैं स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, बताइएगा। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में जो है कॉटन मिलें हैं स्थित हैं और उनमें से अधिकांश जो है कपड़े की बजाय सूत का उत्पादन करती हैं, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, बताइएगा। सही आंसर इसका जल्दी से बताइएगा। चलिए, इसका आंसर आप सभी को चलिए कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आज का ये प्रश्न रहेगा आपका और इसका राइट आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। जो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, मुख्य अक्ष। चारों में से सही आंसर आपको बताना है, बताइएगा। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु जो है क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है उसकी परावर्तक सतह का जो केंद्र बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, ध्यान रखना है। और बाकी जो है आप सभी लोग इसका डिटेल देख सकते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु जो है ध्रुव कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण पर 3 नियम कार्य करते हैं। दर्पण पर टकराने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी माध्यम जो है वापस लौट जाती हैं और ध्रुव से वक्रता केंद्र की तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
तो इसकी पीडीएफ जो भी भाई बहन चाहते हैं उसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। और प्लीज़ काफ़ी मेहनत लगती है क्लास में, तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाएं, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आगे आने वाली क्लासें आप लोगों को मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।